उपस्थित आहेत त्यांच्या शुभ हस्ते माननीय डॉक्टर पतंगराव कदम साहेब यांच्या लोकतीर्थ स्मारकाचं उद्घाटन आणि पूर्णाकृती पुतळ्याचं अनावरण आपण इथे संपन्न करतो आहोत. या आपल्यासाठी अतिशय आनंदाच्या आणि त्याच वेळेला अतिशय भावुक करणाऱ्या या कार्यक्रमाला तुम्ही सर्वजण उपस्थित आहात. असं म्हणतात की मोती उधळताना जे साक्षीदार होते त्यांना विसरणं सहज शक्य आहे, पण अश्रू ढाळताना जे सोबत असतात त्यांना कसं विसरायचं. रक्ताचं नातं पाण्यापेक्षा दाट असतं म्हणे, पण अश्रूंचं नातं त्याहीपेक्षा घनदाट असतं. मंडळी, समोर उपस्थित असलेल्या कितीतरी जणांचे अश्रू साहेबांनी स्वतःच्या हाताने पुसले असतील आणि पुढच्या पिढ्यांच्या डोळ्यांमध्ये अश्रूच येऊ नये यासाठी हा लोकनेता आयुष्यभर काम करत राहिला. अनेकविध खात्यांची जबाबदारी सांभाळताना आपल्या मतदारसंघापुरतंच नव्हे तर महाराष्ट्रातल्या तरुणाईचा, पुढच्या पिढीचा विचार करून अत्यंत उत्तम निर्णय साहेबांनी घेतली, ज्याची फळं आज आपण चाखतो आहोत. अशा या लोकनेत्याचं केवळ पंचक्रोशीशी नाही तर महाराष्ट्राशी एक अतिशय अश्रूंचं नातं जे घनदाट आहे ते नातं निर्माण केलेला हा एक द्रष्टा नेता. त्यांच्या पुतळ्याचं अनावरण करत असताना आणि या सगळ्या स्मारकाचं लोकार्पण करत असताना त्यांनी ज्या विचारधारेची कास आयुष्यभर जपली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्या विचारांचा वारसा ज्यांनी आयुष्यभर जपला, पुढे चालवला आणि पुढच्याही पिढीमध्ये तो संक्रमित केला, असे डॉक्टर पतंगराव कदम साहेब यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचं अनावरण आणि या संपूर्ण स्मारकाचं लोकार्पण आपण करतो आहोत. हे स्मारक केवळ स्मृतीस्थळ नाही आहे, तर हे प्रेरणास्थळ म्हणून पंचक्रोशीमध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये ओळखलं जाणार आहे. कारण इथे केवळ स्मृती आहेत असं नाही, तर इथे एक जिद्दी आणि विलक्षण तडफेचा तरुण किती उत्तम कार्याचा डोंगर उभं करू शकतो हे आपण याचा अनुभव या प्रेरणास्थळावरती आल्यावरती आपल्या सगळ्यांना मिळणार आहे. त्यामुळे आपल्या भागातल्या तरुणांसाठी केवळ आठवणी नव्हे तर प्रेरणा असणारं हे ठिकाण आज आपल्या सगळ्यांच्या साक्षीने इथे लोकार्पित झालेलं आहे. आणि या लोकार्पण सोहळ्यासाठी लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते माननीय खासदार राहुल गांधी, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष माननीय खासदार मल्लिकार्जुन खरगे साहेब, भारताचे माजी कृषी आणि संरक्षण मंत्री माननीय खासदार शरदचंद्र पवार साहेब, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री माननीय नामदार रेवंत रेड्डी, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस माननीय खासदार के.सी. वेणुगोपाल, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस आणि राज्यसभा सदस्य माननीय खासदार मुकुल वासनिक, माननीय आमदार रमेश चेन्नीथला, प्रभारी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी, माननीय श्री सुशील कुमार शिंदे साहेब, माननीय आमदार बाळासाहेब थोरात, विधिमंडळ गटनेते काँग्रेस, माननीय आमदार नानाभाऊ पटोले, अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी, माननीय आमदार पृथ्वीराज चव्हाण साहेब, माजी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, माननीय आमदार जयंतराव पाटील, प्रदेशाध्यक्ष शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस, माननीय आमदार विजय वडेट्टीवार, विरोधी पक्षनेते विधानसभा, ही सगळी मंडळी आणि शिवाय पंचक्रोशीतली अनेक मान्यवर लोकनेते या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित राहिले. डॉक्टर पतंगराव कदम प्रतिष्ठान पुणे आणि डॉक्टर पतंगराव कदम स्मारक समितीच्या वतीने हे निमंत्रण होतं. माननीय आमदार डॉक्टर विश्वजित कदम यांनी हे निमंत्रण दिलेलं होतं. सोबत माननीय मोहनराव कदम दादा, डॉक्टर शिवाजीराव कदम या सगळ्यांच्या निमंत्रणाचा मान ठेवून ही सर्व मान्यवर मंडळी आवर्जून कार्यक्रमाला आली होती. आणि या प्रेरणास्थानाचं आज लोकार्पण तुम्हा सर्वांच्या साक्षीने इथे संपन्न झालेलं आहे. आपल्या सगळ्यांच्या माहितीसाठी या भागामध्ये, या सगळ्या परिसरामध्ये विठ्ठल रखुमाईचं एक सुंदर मंदिर आपण इथे उभारलेलं आहे. या विठ्ठलाच्या दर्शनाची परंपरा आपल्याकडे लाखो वर्षांपासून आहे आणि हीच परंपरा माननीय पतंगराव कदम साहेबांना त्यांच्या आईवडिलांकडून लाभलेली होती. त्याच की पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि आता राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्ष या पक्षाची आणि परिवाराची जी काही विचारसरणी आहे ती सर्वसमावेशकतेची, विविधतेमध्ये एकतेची विचारसरणी आहे. या विचारसरणीशी कायम निष्ठा डॉक्टर पतंगराव कदम आणि आता त्याच्या कुटुंबियांनी दाखवली आणि जीवनभर डॉक्टर पतंगराव कदम काँग्रेस पक्षाशी एकनिष्ठ राहिले आणि आता त्यांचं कुटुंब म्हणजे डॉक्टर विश्वजित कदम हा समर्थ वारसा पुढे घेऊन चालतात. ते 5 मिनिटामध्ये, अगदी पुढच्या 5 मिनिटामध्ये राहुल गांधी यांचं इथे सभागृहामध्ये सभेच्या ठिकाणी आगमन होईल. तोवर
आपण इतका वेळ आपण मघापासून शांततेने बसले आहात आणि अतिशय शिस्तीचं प्रदर्शन केलेलं आहे. मी मोठमोठ्या शहरांमध्ये, पुण्यामध्ये, मुंबईमध्ये, दिल्लीमध्ये कार्यक्रम केले, पण इतक्या शिस्तीचं प्रदर्शन मी आजवर कुठेही बघितलं नाही. तुम्हाला चढवण्यासाठी नाही बोलत आहे, मनापासून बोलते आहे की कडेगाव पलूस मधल्या लोकांनी जी शिस्त दाखवली आहे मघापासून आतापर्यंत, एवढी शिस्त आणि शांतता ॲज अ अँकर मी आजवर बघितलेली नाही. नाही तर खूप गोंधळ. तेव्हा त्यांनी जंगलावरचा, वनांवरचा ताण कमी होण्यासाठी 60,000 कुटुंबांना स्वयंपाकाचा गॅस उपलब्ध करून दिला. जंगलतोड कमी होण्यासाठी प्रयत्न केले. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये वन विभागाची पहिली प्रशिक्षण संस्था, ट्रेनिंग सेंटर कुंडल, तालुका पलूस, जिल्हा सांगली येथे सुरू केलं. भारतातली ही 5वी प्रशिक्षण संस्था आहे जिथे वनाधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिलं जातं. आणि आणखी एक महत्त्वाचा उल्लेख म्हणजे पुण्यामध्ये जे हिंजवडीला राजीव गांधी IT पार्क आहे, आले माननीय शरदचंद्रजी पवार यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे. माननीय सुशील कुमार शिंदे, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री, यांचंही आगमन झालेलं आहे व्यासपीठावर. प्रणिती शिंदे, सोलापूरच्या खासदार, काँग्रेस खासदार, यांचंही व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे. माननीय जयंत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, शरदचंद्र पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेस, हे सुद्धा इथे उपस्थित आहेत. आणि अगदी काही मिनिटांमध्येच राहुल गांधी यांचं सभागृहाच्या ठिकाणी, सभेच्या ठिकाणी आगमन होणार आहे. आपण थोड्या वेळापूर्वीच पाहिलं की डॉक्टर पतंगराव कदम यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचं अनावरण आणि लोकार्पण त्यांच्या हस्ते झालेलं आहे आणि काही मिनिटांमध्येच त्यांचं आगमन व्यासपीठावर होईल. आणि मघाशी उल्लेख केल्याप्रमाणे की विविध खात्यांचा पदभार सांभाळत असताना क्रांतिकारी निर्णय, जनहिताचे निर्णय डॉक्टर पतंगराव कदम यांनी घेतले. मालमत्तेवर महिलांचं नाव, स्त्रियांचं नाव हा एक मोठा क्रांतिकारी निर्णय होता. जंगलावरचा ताण कमी करण्यासाठी 60,000 कुटुंबांना स्वयंपाकाचा गॅस देणं हा एक निर्णय होता. राजीव गांधी IT पार्कची हिंजवडीमध्ये स्थापना त्यांनी केली त्यांच्या कार्यकाळामध्ये. सर्व इंग्लिश मीडियम सकट बाकी सर्व शाळांमध्ये मराठी हा विषय कंपल्सरी, बंधनकारक असण्याचा निर्णयसुद्धा त्यांच्या कार्यकाळामध्ये झालेला आहे. आणि भारतीय विद्यापीठाचे संस्थापक कुलपती डॉक्टर पतंगराव कदम, आज आपल्याला दिसतोय भारतीय विद्यापीठाचा जो पसार आहे, इवलेसे रोप लावियले द्वारी, या पद्धतीने तयाचा वेलू गगनावरी. राहुल गांधी यांचं आगमन काही क्षणांमध्येच, कुठल्याही क्षणी होऊ शकतं. मगाशी आपल्याला विनंती केल्याप्रमाणे शिस्त आणि शांतता याचं प्रदर्शन आपण करावं, ही परत एकदा नम्र विनंती. लोकार्पणाचा सोहळा
पार पडलेला आहे. म्युझियमची पाहणी राहुल गांधी यांनी केलेली आहे आणि कुठल्याही क्षणी व्यासपीठावर सभागृहामध्ये सभेच्या ठिकाणी राहुल गांधी यांचं आगमन होईल. मोठा ऐतिहासिक दिवस आहे 5 सप्टेंबर, शिक्षक दिवस. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या जयंतीनिमित्त आपण हा दिवस साजरा करतो. आणि डॉक्टर पतंगराव कदम, मी जसं मघाशी सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी आपल्या जीवनाची सुरुवात रयत शिक्षण संस्थेच्या हडपसर येथील साधना विद्यालयामध्ये अर्धवेळ शिक्षक म्हणून त्यांनी केली आणि कायम ते शिक्षक म्हणून आजन्म त्यांनी काम केलं. 10x10च्या खोलीत पुण्यामध्ये भारती विद्यापीठाची त्यांनी स्थापना केली आणि त्या भारती विद्यापीठाचं काम आणि पसारा आपल्या डोळ्यासमोर आहे की किती मोठं काम गेल्या 60 वर्षांमध्ये 1964 ते 2024 आज इथे उभं झालेलं आपण बघतो. पलूस कडेगाव विधानसभा मतदारसंघाचे भाग्य विधाते असं त्यांचं वर्णन आपण केलं तर अतिशयोक्ती होणार नाही. या मतदारसंघाच्या विकासासाठी, इथल्या लोकांच्या विकासासाठी त्यांनी अखंड अहोरात्र प्रयत्न केले आणि सर्वसामान्य माणूस हाच ज्यांच्या जीवनाचा कायम केंद्रबिंदू राहिला ते डॉक्टर पतंगराव कदम. त्यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचा लोकार्पण आणि अनावरण सोहळा काही क्षणांपूर्वीच, काही वेळापूर्वी इथे पार पडलेला आहे. माननीय राहुल गांधी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता, काँग्रेसचे नेते खासदार राहुल गांधी यांच्या हस्ते. पंडित जवाहरलाल नेहरू असतील, इंदिरा गांधी असतील, राजीव गांधी असतील आणि काँग्रेस पक्ष यांची जी काही सर्वांना घेऊन चालण्याची, विविधतेमध्ये एकतेची, सर्वसमावेशकतेची विचारधारा आहे, विचारसरणी आहे, याच्याशी कायम निष्ठा जोपासली डॉक्टर पतंगराव कदम यांनी. काँग्रेस पक्षाशी ते कायम एकनिष्ठ राहिले आणि त्यांचा हाच समृद्ध वारसा समर्थपणे त्यांचे सुपुत्र डॉक्टर विश्वजित कदम आज आपल्याला पुढे चालवताना दिसत आहेत. आज या कार्यक्रमासाठी आले राहुल गांधींचं आगमन झालेलं आहे, व्यासपीठावर होत आहे. टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण त्यांचं स्वागत करूया. माननीय खासदार, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेसचे नेते, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते खासदार राहुल गांधी, त्यांचं आगमन व्यासपीठावर झालेलं आहे. भारती विद्यापीठ के संस्थापक कुलपति, वरिष्ठ कांग्रेस नेता माननीय डॉक्टर पतंगराव कदम, डॉक्टर पतंगराव कदम स्मृति शिल्प के अनावरण कार्यक्रम में आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं. इस गरिमामय समारोह में नेता विपक्ष लोकसभा सांसद माननीय श्री राहुल गांधी जी, प्रमुख अतिथि पूर्व रक्षा एवं कृषि मंत्री शरद पवार जी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मुख्यमंत्री तेलंगाना माननीय रेवंत रेड्डी जी, विधायक एवं प्रभारी महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी माननीय रमेश चेन्नीथला जी, सांसद एवं महासचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी माननीय के.सी. वेणुगोपाल जी, सांसद एवं महासचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी माननीय मुकुल वासनिक जी, विधायक एवं भूतपूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर विश्वजित कदम, मंच पर उपस्थित अन्य मान्यवर और जनता जनार्दन, मैं वसुंधरा काशीकर आप सभी का डॉक्टर पतंगराव कदम प्रतिष्ठान एवं स्मारक समिति की ओर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ.
हमें मालूम है कि भारतीय संस्कृति के ऊपर भाष्य करने वाले 20वीं सदी के सबसे महान प्रवक्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जन्म दिवस हम 5 सितंबर शिक्षक दिन के रूप में मनाते हैं। मैं माननीय राहुल जी से अनुरोध करती हूँ कि वे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनकी तस्वीर को अभिवादन करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति, इनका जन्म दिवस हम शिक्षक दिन के रूप में मनाते हैं। आदर्श गुरु करके वो पूरे विश्व में परिचित थे और उनके इसी गुण के कारण उन्हें राष्ट्रपति पद से नवाजा गया, सम्माना गया। मैं अनुरोध करती हूँ माननीय राहुल जी से, विश्वजीत कदम जी से, स्वागत नंतर। नेक्स्ट ओनली 4 people will speak. नाना पटोले, then शरद पवार, खारगे जी एंड राहुल जी। ओके, बड़ा साहब तार ने ये नहीं। We'll coordinate sir, नीचे we'll coordinate now. We'll coordinate. Only 4 people. Sure. नाना पटोले, विश्वजीत कदम, स्वागत। नाना पटोले। मैं यहाँ इस बात का जिक्र करना चाहती हूँ कि डॉक्टर पतंगराव कदम जी ने अपने जीवन की शुरुआत जो है वो शिक्षक के तौर पर की। पूना में रैत शिक्षा संस्था के साधना विद्यालय में उन्होंने पार्ट टाइम टीचर की नौकरी की थी और पूरे जीवन भर वह शिक्षक के रूप में सक्रिय रहे, कार्यरत रहे। माननीय राहुल गांधी जी, शरद पवार जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनकी तस्वीर को अभिवादन करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर जी के शिष्य थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पुष्प अर्पण कर अभिवादन किया है माननीय राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने डॉक्टर राधाकृष्णन जी की तस्वीर का। भारतीय संस्कृति के ऊपर भाष्य करने वाले 20वीं सदी के सबसे महान प्रवक्ता, इनका जन्मदिन मनाया जाता है शिक्षक दिन के रूप में। उच्च विद्या विभूषित, विनयशील एवं सुसंस्कृत नेता डॉक्टर विश्वजीत कदम जमीन से जुड़े हुए नेता है, मैदान में उतरकर काम करने वाले नेता है। अकाल, बाढ़ और कोरोना काल में वो पूरी ताकत के साथ जनता के साथ खड़े रहे। मैं अनुरोध करती हूँ विश्वजीत जी से कि वे प्रास्ताविक करें। आज के हमारे प्रमुख अतिथि, हमारे नेता, देश के नेता, और जो आज केवल और केवल महाराष्ट्र की पवित्र भूमि को, छत्रपति शिवाजी महाराज की इस पवित्र भूमि को आज नमन करने के लिए, खास करके आज सांगली की इस पवित्र भूमि को नमन करने के लिए यहाँ पे आए हैं, वो हम सब के नेता, देश के लोकसभा के विरोधी पक्ष नेता आदरणीय राहुल जी गांधी जी, यहाँ पे उपस्थित आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे सबके नेता और जिनके नेतृत्व में आज कांग्रेस पार्टी में हम सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे महाराष्ट्र के और देश के नेता आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, यहाँ पे उपस्थित महाराष्ट्र के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रभारी केरला और हमारे देश के नेता आदरणीय रमेश चेन्नितला जी, यहाँ पे उपस्थित पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील कुमार शिंदे साहब, हमारे नेता आदरणीय मुकुल वासनिक साहब, हमारे नेता आदरणीय नाना पटोले साहब, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय हमारे नेता बाला साहेब थोरात जी,
पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय पृथ्वीराज चौहान साहब और कोल्हापुर के हमारे सांसद आदरणीय छत्रपति शाहू महाराज, राष्ट्रवादी के स्टेट के नेता आदरणीय जयंत पाटिल जी, यहाँ पे उपस्थित आदरणीय सांसद रजनी पाटिल जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे सांगली के सांसद विशाल पाटिल जी, बंटी पाटिल जी और हम सब के बुजुर्ग नेता सांगली जिला के हमारे नेता आदरणीय मोहनराव कदम दादा, उपस्थित यहाँ पे विरोधी पक्ष नेता आदरणीय विजय वडेट्टीवार जी, आदरणीय नसीम खान साहब, आदरणीय माणिकराव ठाकरे जी, उपस्थित सब सांसद, हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शिवाजीराव कदम सर, सब सांसद, सब एमएलए, पूर्व मंत्री, उपस्थित भाइयों और बहनों, मुझे बहुत खुशी की बात मैं बहुत खुश हूं और ये खुशी की बात है हम सब के लिए कि हम सब के नेता, देश के नेता जो आज लोकतंत्र की लड़ाई देश में हम सब के लिए लड़ रहे, आज वो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाले हमारे नेता आदरणीय राहुल जी गांधी आज 5 सितंबर की ये शिक्षक दिन के इस समारोह के लिए केवल सांगली की इस भूमि में हम सब के नेता आदरणीय पतंगराव जी कदम साहब के आज लोक तीर्थ ये मेमोरियल का आज अनावरण करने के लिए यहाँ पे उपस्थित है। आदरणीय राहुल जी, मैं मेरा सौभाग्य समझता हूँ कि आप सांगली की इस पवित्र भूमि में आए हैं। जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज की लड़ाई इस भूमि से महाराष्ट्र में पूरे हिंदुस्तान में लड़ी थी और ये स्वराज्य जो है वो जनता का हमारा राज्य है, आम लोगों का राज्य है। उस तरह की लड़ाई आज हम देख रहे कि देश में आप लड़ रहे हैं, वो संविधान बचाने के लिए लड़ रहे, वो लोगों की लड़ाई लड़ रहे और हमें यकीन है कि जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज के माध्यम से एक हिंदुस्तान में स्वराज की लड़ाई की शुरुआत हुई थी, उस तरीके से आज आपके माध्यम से इस जो देश में हालात है, महाराष्ट्र में जो हालात है, आपकी प्रेरणा से, आपके नेतृत्व में उसी की तरह के से लड़ाई हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और देश की जनता आपके नेतृत्व में लड़ाई लड़ेंगी। आदरणीय राहुल जी, आज मैं बहुत ही खुश हूं, क्योंकि भावनिक हूं, क्योंकि पतंगराव जी कदम साहब ये कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही थे। यहाँ पे बैठे हुए मोहनराव कदम जी ये कांग्रेस पार्टी के सिपाही थे। इन्होंने 1960s और 70s से कांग्रेस की विचारधारा से सांगली डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में काम करने का शुरुआत किया। पंडित नेहरू, आदरणीय श्रीमती सोनिया इंदिरा जी गांधी, आदरणीय राजीव जी गांधी, यहाँ इसी भूमि के जिसने जन्म लिया स्वर्गीय यशवंतराव चौहान साहब, स्वर्गीय वसंत दादा, स्वर्गीय यशवंतराव मोहिते भाऊ, इन सब की प्रेरणा लेते हुए पतंगराव जी कदम साहब ने उनकी सार्वजनिक जीवन का प्रयास शुरू किया। आदरणीय सोनिया जी गांधी जी का और उनके साथ खड़ी रही, हमेशा उनके पीछे खड़ी रही और जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में बनी तो मैडम के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी के माध्यम से पतंगराव जी कदम को महाराष्ट्र की लोगों की और जनता की सेवा करने का मौका मिला। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो स्थिति आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तालुका में, इस कॉन्स्टिट्यूंसी पलूस कड़ेगांव में, यहाँ की स्थिति एक जमाने में बहुत अलग थी। यहाँ में अकाल की स्थिति थी। जब अकाल पड़ा तब आदरणीय श्रीमती सोनिया जी गांधी हमारे यहाँ इस किसान भाइयों को, लोगों को उनके दुख के समय पे उनके साथ खड़ी रही। जब बाढ़ आई थी 2004 में और 19 में, उसी दौरान भी आदरणीय श्रीमती सोनिया जी गांधी में 4 में सोनिया जी गांधी वापस यहाँ पे आई थी और हमारे लोगों के साथ खड़ी रही। आदरणीय श्रीमती सोनिया जी गांधी जी का और हमारे परिवार का, कांग्रेस पार्टी का ये पिछले 60 साल का एक रिश्ता है। और मैं बताना चाहूँगा, जब मेरे पिताजी बीमार थे, जब सिर्फ उनको पता चला कि मुंबई के हॉस्पिटल में मेरे पिताजी बीमार है और दूसरे दिन आदरणीय श्रीमती सोनिया जी गांधी पिताजी को मिलने दिल्ली से मुंबई आई थी और हमारे परिवार के साथ उन्हें वक्त बिताया था। ऐसा लग रहा था कि पिताजी सिर्फ उनकी राह देख रहे थे। जब मैडम आके चली गई, उसके 2 दिनों के बाद मेरे पिताजी चल बसे। ये कहने का मतलब है राहुल जी कि आज इतना कांग्रेस पार्टी में उनका लगाव था। जब आप अध्यक्ष बने थे कांग्रेस पार्टी के,
वो उनका आखिरी सफर था दिल्ली का, उसके बाद दिल्ली में कभी वो सफर नहीं पाए। आदरणीय राहुल जी, पिताजी का जन्म सीधे साधे किसान परिवार में हुआ। वो उस गांव के पहले 10वीं पास विद्यार्थी थे। खिसे में 7 रुपए लेके उन्होंने पुणे में जाने का साहस किया एक ट्रक में। 3 साल तक वो शिक्षक रहे और उसी स्कूल में रहते थे, दिन में एक बार खाना खाते थे। 1964 में छोटी सी रूम में उन्होंने भारतीय विद्यापीठ का एस्टैब्लिशमेंट किया और उनका एक ही सपना था कि ग्रामीण लोगों को, बच्चों को, किसानों को यहाँ पे इधर शिक्षा का माध्यम मिले। कई साल वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते रहे। लोगों का प्यार था, आशीर्वाद था, मोहब्बत थी, सांगली के लोगों का, पलूसकड़े गांव के लोगों का, और वो चलते बसे। आज आदरणीय इंदिरा जी गांधी, यशवंतराव चव्हाण, इन लोगों का, यशवंतराव मोहिते भाऊ का भी उनको बहुत सपोर्ट मिला और उसके माध्यम से वो राजनीति में जैसे आए तब यहाँ पे उनसे काम करते चले। मुझे कहना है कि 1978 में जब इंदिरा जी का कांग्रेस और कांग्रेस की स्प्लिट हुई थी, तब सांगली जिले से सिर्फ 2 ही लोग इंदिरा जी गांधी के साथ खड़े थे और वो थे मोहनराव कदम और पतंगराव जी कदम। और ये हमारे परिवार का एक रिश्ता रहा है गांधी परिवार से और कांग्रेस पार्टी से। आज राहुल जी, मेरी हिंदी देने के मौका, आज पहली बार मैं आपके सामने हिंदी का भाषण कर रहा हूँ। यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था तब मैं करता रहा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा आज कि ये जो आज की रैली है राहुल जी, ये इस रैली के माध्यम से पूरे सांगली में नहीं, महाराष्ट्र में आज एक माहौल बनने वाला है। और जिस आप विरोधी पक्ष नेता बनने के बाद हम आपकी कड़ी मेहनत देखते हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा चले, देश के गरीबों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरी के साथ, हमारे इन सांगली के भाइयों के साथ आप चले। इन सांगली के सब सारे भाई हाथ उठाइए मेरे भाइयों और बताओ कि सब लोग आप राहुल जी के भारत जोड़ो यात्रा में आप उनके साथ चले थे। ये कहने का मतलब है कि पूरा देश, पूरा महाराष्ट्र आपके साथ खड़ा है। और ये जो लोकतंत्र की और ये जो संविधान की लड़ाई बचाने की आप लड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ राहुल जी, उनको स्टेट फ्यूनरल दिया गया। उन्होंने, स्टेट के पुलिस लोगों ने मुझे भारत का झंडा दिया था। मेरी हालत नहीं थी, मेरी माँ थी, हमारे सब लोग थे वहाँ पे। मैंने भारत का झंडा लिया, लेकिन सिर्फ भारत का झंडा नहीं मिला। मैं जानता हूँ कि उस वक्त मेरे पिताजी ने कांग्रेस पार्टी का भी झंडा मेरे कंधे पे रखा और वो कांग्रेस पार्टी का झंडा लेते हुए आज आदरणीय श्रीमती सोनिया जी गांधी, खड़गे साहब और सबके साथ के और आशीर्वाद से मैं सांगली में काम कर रहा हूँ। मैं राहुल जी ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आज यहाँ पे सगळे तुम्ही आज मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिलात। मी तुमच्या मनापासून आभार मानतो, हात जोडून मी तुमचे आभार मानतो की आज तुम्ही खरंच पतंगराव कदम साहेबांनी जे काम 50 वर्ष उभं केलं, जे शिक्षण क्षेत्रात उभं केलं, सार्वजनिक जीवनात उभं केलं, या महाराष्ट्रातल्या गोरगरिबांना, शेतकऱ्यांना, कष्टकऱ्यांना जे त्यांनी त्यांच्या जीवनामध्ये आधार देण्याचं काम केलं, आरोग्य क्षेत्र असेल, कृषी सिंचन, ताकारी टेंबूच्या माध्यमातून असेल, या जिल्ह्याला जो त्यांनी आधार दिला, हा जिल्हा जो महाराष्ट्रात आणि हिंदुस्थानावर त्यांनी झळकवला, आज त्याची खरं पोचपावती तुम्ही सगळ्यांनी इथं दिलेली आहे। आदरणीय राहुल जी, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं उतने से कई सारे रास्ते पे खड़े, वो सिर्फ आपको देखने आए हैं, आपको सुनने आए हैं कि सब लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र का भविष्य और देश का भविष्य सिर्फ आप कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सब नेतागण आज यहाँ पे, मैं आदरणीय खड़गे साहब का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो हमारे साथ हमेशा हमारे साथ रहे, परिवार के साथ रहे। उनका मार्गदर्शन पिताजी को भी था और पूरे आज कांग्रेस पार्टी को और मुझे एक यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप से मिल रहा है। आदरणीय पवार साहब, ये हमारे पिताजी के साथ और भारतीय विद्यापीठ और ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, मेरे कदम फैमिली के साथ हमेशा रहे। आदरणीय सुशील कुमार शिंदे जी, रमेश चन्नीतला साहब और आदरणीय नाना पटोले जी और थोरात साहब, ये सब नेताओं का बहुत बहुत शुक्रिया मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि पिताजी जाने के बाद इन सब नेताओं ने बहुत मुझे संभाला। थोरात साहब और नाना पटोले साहब, शिंदे साहब ने मुझे संभाला, सब नेताओं ने मुझे आधार दिया, बंटी पाटिल जी ने दिया, और ये सब नेताओं ने मुझे यहाँ पे आज ऐसी यहाँ पे लोगों की सेवा करने की ताकत दी। आज ये जो भीड़ है, ये पूरी कांग्रेस पार्टी और यहाँ पे आपको गांधी फैमिली और पतंगराव जी कदम साहब को प्यार करने वाली भीड़ है। आप इस भीड़ को नमन करने के लिए, यहाँ पे इस भावना को आज रखने के लिए आज बड़ी यहाँ पे आए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। तुमच्या सगळ्यांचे आज मी खूप, म्हणजे तुमचे ज्या गोष्टीची आपण आतुरतेने वाट पाहत होतो, मी तुमचे खूप मनापासून आभार मानतो। खूप खूप प्रेम तुम्ही सगळ्यांनी साहेबांवर केलं, हेच प्रेम मला द्या। मी शपथ घेतो आज माझ्या वडिलांची,
की या पलूसकडे गावच्या महाराष्ट्र आणि सांगलीच्या लोकांची साहेबांच्या विचारावर आणि काँग्रेस पक्षाच्या विचारावर मी सेवा करत राहील एवढंच आज या ठिकाणी सांगतो आणि माझे मनोगत थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. इसके बाद हम मान्यवरों का सम्मान एवं सत्कार करने जा रहे हैं. मैं अनुरोध करती हूँ सांगली ज़िला कांग्रेस कमेटी से कि वे माननीय राहुल गांधी जी का सम्मान एवं सत्कार करें. सांगली जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या तर्फे माननीय लोकसभेचे विरोधी पक्षनेता राहुल गांधी यांचा सत्कार आणि सन्मान आपण आता करणार आहोत. संरक्षण मंत्री माननीय खासदार शरदचंद्रजी पवार यांचा सत्कार डॉक्टर विश्वजित कदम करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. माजी कृषी व संरक्षण मंत्री भारत सरकार शरदचंद्रजी पवार डॉक्टर विश्वजित कदम माननीय शरदचंद्रजी पवार यांचा सत्कार करताना यानंतर आपण भारती विद्यापीठाच्या मातोश्री बयाबाई श्रीपतराव कदम महाविद्यालयामध्ये क्रांतीबाई सावित्रीबाई फुले क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले ग्रंथालय नामकरण करणार आहोत. मी विनंती करेन माननीय मल्लिकार्जुन खरगे यांना की त्यांनी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले हे ग्रंथालयाचं नामकरण तसंच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर क्रीडागृहाचं नामकरण रिमोट दाबून करावं. अपन लाइव हमने लाइब्रेरी को नाम दिया है क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले, जो भारत की पहली महिला टीचर थी 1848 में, जिन्होंने पहला स्कूल स्थापन किया महाराष्ट्र में. महात्मा ज्योतिबा फुले उनकी पत्नी, भारत की पहली महिला टीचर. खरगे सरांच्या हस्ते रिमोट दाबून क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले ग्रंथालयाचं नामकरण आणि क्रीडागृहाचं पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर हे नामकरण झालेलं. त्यानंतर मी विनंती करेन महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष माननीय नानाभाऊ पटोले यांना, त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. आपल्या भागातील ज्यांनी शिक्षणाचा पाया रोवला, या भागाचा विकास साधला, कोरडवाहू भागाला एरिकेटेड भाग केला आणि या भागाला नंदनवन केलं, अशा महान सुपुत्राचा, काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांचा, आदरणीय पतंगराव कदम यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याच्या अनावरणाच्या प्रसंगी उपस्थित झालेले आमचे नेते आणि काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे साहेब, त्याचप्रमाणे लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते आणि आपल्या सगळ्यांचे युवकांचे प्रेरणास्थान राहुल गांधीजी, आपल्या महाराष्ट्राचं राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब, राज्याचे माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे साहेब, राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण साहेब, विधिमंडळाचे आमचे काँग्रेस पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, आदरणीय राष्ट्रवादीचे प्रदेशचे अध्यक्ष जयंतराव पाटील साहेब, आपल्या सगळ्या महाराष्ट्राचे आपले प्रभारी आदरणीय रमेश चन्नीथलाजी, या मंचावर उपस्थित असलेले आपले सांगलीचे लोकप्रिय खासदार विशाल पाटील साहेब, आणि ज्यांच्या नेतृत्वात पतंगराव कदम साहेबांचा वारसा
या भागात नव्हे तर महाराष्ट्रात जे चालवतात ते आपले तुमचे सगळ्यांचे सुपुत्र विश्वजित कदम. मंच फार मोठा आहे, आदरणीय मंच. उपस्थित मोठ्या संख्येनं या ठिकाणी आमच्या माता बहिणी, आमचे सगळे वडीलधारी मंडळी, युवक मित्र आणि पत्रकार बंधू. खरं तर पतंगराव कदम साहेब हे तुम्हा आम्हासाठी प्रेरणास्थान आहे. राजकारणात यायचं असेल तर ज्याच्याजवळ पैसे आहेत तोच राजकारणात येऊ शकतो. खरं तर पतंगराव कदम साहेबांचा इतिहास आपण पाहिलात तर सर्वसामान्य कुटुंबामध्ये जन्माला आलेला आणि आपल्या लोकांच्या आशीर्वादानं आणि आपल्या कर्तृत्वानं मोठं होणारं महाराष्ट्रातलं कुठलं नेतृत्व असेल तर ते पतंगराव कदम साहेब आहे. या भागामध्ये म्हणजे ज्यावेळेस त्यांचं नेतृत्व सुरू झालं त्यावेळेस हा सगळा भाग विरान होता. आरोग्याच्या सोयी नव्हत्या, शिक्षणाच्या सोयी नव्हत्या, शेतीला पाणी नव्हतं आणि हळूवार या भागाचा सर्वांगीण विकास करण्याचा एक संकल्प पतंगराव कदम साहेबांनी आपल्या आशीर्वादाने सुरू केला. आणि आज महाराष्ट्रातला सगळ्यात चांगला प्रगत अगर कुठला भाग असेल तर पलूस कडेगाव आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. आणि म्हणून या महान व्यक्तिमत्वाच्या पूर्णाकृती पुतळ्याच्या अनावरणाला आम्हा सगळ्यांना उपस्थित राहण्याचा योग आला. मी आयोजकांचं मनापासून धन्यवाद देतो. या ठिकाणी मी जास्त न बोलता आदरणीय विश्वजित कदम, विशाल पाटील आणि त्यांच्या सगळ्या चमूला मी शुभेच्छा देतो आणि पुढचा काळ या भागातलं नेतृत्व आपल्या कर्तृत्वाने मोठं व्हावं अशा सदिच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. धन्यवाद. महाराष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन में जिनका अहम योगदान रहा है और अपनी 60 दशक की अत्यंत व्यस्त राजनीतिक करियर के बाद भी जिनका उत्साह बरकरार है वह माननीय शरद पवार जी. मैं अनुरोध करती हूं कि वे सभा को संबोधित करें. माननीय शरद पवार जी, भूतपूर्व कृषि एवं रक्षा मंत्री, भारत सरकार. ऐतिहासिक कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे आणि काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष, राज्यसभेचे विरोधी पक्ष नेते मल्लिकार्जुन खरगे साहेब, काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि देशाच्या लोकसभेचे विरोधी पक्षाचे नेते श्री राजीव गांधी, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, पृथ्वीराज चव्हाण, व्यासपीठावर असलेले सर्व मान्यवर, हा सोहळा आयोजित करण्याच्यासाठी ज्यांनी अतिशय कष्ट घेतले, हे महाराष्ट्राच्या तरुण पिढीचे नेते विश्वजित कदम, व्यासपीठावरचे सगळे मान्यवर आणि उपस्थित सहकारी बंधू भगिनी, आजचा दिवस या ठिकाणी आल्याच्या नंतर महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून सार्वजनिक जीवनामध्ये काम करणाऱ्या महत्त्वाच्या मान्यवरांची उपस्थिती आज कडेगावांनी या परिस्थितीमध्ये आहे. आणि त्याचं महत्त्वाचं कारण डॉक्टर पतंगरावजी कदम
यांचं अखंड स्मरण व्हावं यासाठी पुतळ्याचे अनावरण आणि अन्य कार्यक्रम आज या ठिकाणी आयोजित केलेले होते. हा एकेकाळचा जुना सातारा सांगली असा हा जिल्हा. सातारा आणि सांगली या जिल्ह्यानं महाराष्ट्राचा इतिहास घडवला. आपण यशवंतराव चव्हाणांची आठवण करतो. चव्हाण साहेबांचा जन्म याच प्रांगणामध्ये झाला. स्वातंत्र्याच्या नंतर आणि स्वातंत्र्य संग्रामामध्ये झोकून देण्याच्या संबंधीची भूमिका घेणारे वसंतदादा पाटील यांचंही स्मरण आपल्याला या जिल्ह्याचा स्वातंत्र्याचा इतिहासाचा उल्लेख करायचा म्हणल्यावर या ठिकाणी करावा लागतो. क्रांतिसिंह नाना पाटील की ब्रिटिशांना सरोक फळव करून दाखवण्याच्या संबंधीचं शौर्य ज्यांनी दाखवलं त्यांचंही स्मरण आपल्याला करावं लागेल. आणि त्यांचे सहकारी जी बापूलाल, वि. स. फागे आणि नंतरच्या काळामध्ये राजाराम बापू पाटील अशा अनेकांची नावं या ठिकाणी घ्यावी लागतील की ज्यांनी महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये मोठं योगदान दिलेलं आहे. हे सगळे नेते स्वातंत्र्याच्या चळवळीचे होते. स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या नंतर त्या स्वातंत्र्याचा अर्थ नव्या पिढीच्या अंतःकरणामध्ये जीवनामध्ये यायचं असेल तर आवश्यकता आहे शिक्षणाचा विस्तार. तर भाऊराव पाटील आणि अनेकांची नावं घेता येतील की ज्यांनी सामान्य कुटुंबाच्या मुलामुलींच्या शिक्षणाच्या संबंधी आपलं आयुष्य घालवलं. अण्णांच्या विचाराचं भूमिका स्वीकारून अनेक लोक पुढे आले आणि त्या पुढे येणाऱ्यामध्ये वसंतराव कदमांचा उल्लेख करावा लागेल. रयत शिक्षण संस्थेच्या हडपसरच्या शाखेमध्ये अतिशय कमी वेतनावर काम करण्याच्यासाठी वसंतराव पुण्याला आले. कदमवीरांचा विचार प्रस्तुत करण्याच्या कामाला सर्वस्वाची भूमिका घेतली आणि तुम्हा सगळ्यांच्या पाठिंब्यानं कदमवीरांचा आदर्श ठेवून भारतीय विद्यापीठाची स्थापना केली आणि महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या बाहेरसुद्धा उच्च दर्जाचं शिक्षण नव्या पिढीला मिळेल कसं याची खबरदारी वसंतरावनी घेतली. वसंतराव आम्हा सगळ्यांच्या बरोबर रयत शिक्षण संस्थेमध्ये एक विश्वासानं काम करणारे आमचे सहकारी होते. कधीही त्यांनी कदमवीरांचा विचार सोडला नाही. रयत शिक्षण संस्थेची बांधिलकी ही त्यांनी अखंड जपली आणि मला आनंद आहे आज त्यांच्या गैरहजेरीमध्ये तीच परंपरा विश्वजित कदम उत्तम रीतीने चालवत आहेत. त्याचं स्वागत आम्हा सगळ्यांना आहे. शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये वसंतरावचं काम मोठं होतं हे सांगायची आवश्यकता नाही. पण मला एका गोष्टीचं स्मरण होते की हा सगळा एका काळचा दुष्काळी भाग, त्या दुष्काळी भागामध्ये शेतकऱ्याच्या संसाराला फुलवायचं असेल तर पाण्याची आवश्यकता होती.
आणि ती फायनाची आवश्यकता खऱ्या अर्थानं भागवायचं काम मग ते ताकदीचं धरण असेल तेंबूचं प्रकल्प असेल हे सगळे प्रकल्प या भागामध्ये लोकांच्या संसाराला प्रपंचाला मदत करण्याच्यासाठी पतंगांनी उभे केले आणि दुष्काळ कायमचा हटवण्याच्यासाठी आपण काही करू शकतो या प्रकारचा इतिहास हा त्या ठिकाणी त्यांनी उभा केला आणि त्यामुळं असं समाजाच्यासाठी प्रचंड काम करणाऱ्या या कर्तृत्वान या भागाच्या सुभद्राचं अखंड स्मरण आज करण्याच्या दृष्टीनं देशाचे दोन्ही विरोधी पक्षाचे नेते आणि महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्याचे गांधी नेहरूंचा विचार स्वीकारणारे सर्व मान्यवर आज या ठिकाणी आहेत याचा मला मनापासूनचा आनंद आहे. आपण या कार्यक्रमाला हजर राहिलो पण पतंगांचा आदर्श पतंगांची विकासाची दृष्टी पतंगांचं शिक्षणाच्या क्षेत्राचं योगदान हे करण्यासाठी आज विश्वजित प्रयत्नाची फराकाशा करतोय. तुमची माझी सगळ्यांची शक्ती साथ आणि प्रोत्साहन विश्वजितच्या फाशीची राहील हीच खात्री या ठिकाणी जाहीरपणाने देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. इस देश की संसद में अपनी गरिमामय उपस्थिति से माहौल को सबसे ज़्यादा धरती पर लाने वाले व्यक्ति मल्लिकार्जुन खड़गे, आज़ादी के बाद के भारत का चलता फिरता दस्तावेज खड़गे जी है. मैं अनुरोध करती हूँ माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कि वे सभा को संबोधित करें. अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी. अभी मैं उस नेता को आमंत्रित करने जा रही हूँ जिसने अपनी अनंत ऊर्जा से समाज के प्रत्येक तबके के प्रति मित्र भाव और भारत को जानने में अपनी दीवानगी में एक तूफान खड़ा कर दिया. यह एक ऐसे व्यक्ति है जो अपनी आलोचना के प्रति निरपेक्ष रहे. मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय राहुल गांधी जी को. लोकसभा नेता विपक्ष, देश के युवाओं के आशा के केंद्र. खारगे जी, शरद पवार जी, रमेश चेन्निथाला जी, नाना पटोले जी, थोराट जी, वडेट्टीवार जी, सतेज बंटी पाटिल जी, विशाल पाटिल जी, विश्वजीत कदम जी, स्टेज पे सीनियर वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के और गठबंधन के नेता, भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी के हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं, आपने सबको डरा रखा है बीजेपी वालों को, और प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार. आज यहां आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है. कदम जी की याद में हम यहां आए हैं. उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी को, महाराष्ट्र को, देश को दी
विकास का काम किया, शिक्षा का काम किया और कांग्रेस पार्टी के साथ पूरे दिल से पूरी जिंदगी भर वो खड़े रहे। जब इंदिरा गांधी जी चुनाव हारी थी तब भी कदम जी उनके साथ थे। 2 बजे रात को उनकी मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, 2 बजे रात को पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। तो आज हम उनकी याद करते हैं। महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव स्टेट है, अलग अलग लोगों ने यहां पर प्रोग्रेसिव काम किया, जनता को एक साथ लेकर इंस्पायर किया और वो लोग महाराष्ट्र को रास्ता दिखाते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है। शिवाजी महाराज जी, शाहू महाराज जी, फूले जी, अंबेडकर जी, इन सब ने महाराष्ट्र को नहीं मगर पूरे देश को जीने का तरीका, प्रगति और इंस्पिरेशन दिया। और मैंने खारगे जी से आज कहा, कांग्रेस प्रेसिडेंट है तो अंदर की बात आपको बताता हूं। हम जैसे ही लैंड किए तो मैंने खारगे जी से कहा कि खारगे जी मैंने एक बात नोटिस की है। तो उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा मैं आपके साथ कर्नाटक जाता हूं तो आप बहुत खुश हो जाते हो, जैसे ही आप जहाज से उतरते हो चेहरे पे मुस्कान होती है। मगर मैंने एक और बात देखी है, जब आप महाराष्ट्र आते हो तब भी आप बड़े खुश होते हो, आपके चेहरे पे मुस्कान होती है। तो 1 सेकंड में उन्होंने जवाब दिया, राहुल महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा बहुत गहरी घुसी हुई है, इसलिए जब मैं यहां आता हूं मुझे खुशी होती है। यहां पे विचारधारा कांग्रेस की है, अंबेडकर जी की है, शिवाजी महाराज, फूले जी की है। और इसीलिए मुझे यहां आकर उतनी ही खुशी होती है जितनी मुझे कर्नाटक में जाकर होती है। और यही मेरी फीलिंग है। जब भी मैं महाराष्ट्र आता हूं मुझे लगता है कि ये जो प्रदेश है हमारी विचारधारा का गढ़ है, फाउंडेशन है, और आप लोगों के डीएनए में हमारी विचारधारा है। और लड़ाई विचारधारा की है। जो आप हिंदुस्तान में देख रहे हैं ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है। पहले पॉलिटिक्स चलती थी, राजनीति चलती थी। आज हिंदुस्तान में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा का युद्ध चल रहा है। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी और ये सब महापुरुष, और दूसरी तरफ बीजेपी। हम सोशल प्रोग्रेस चाहते हैं, हम सबको जोड़कर एक साथ आगे ले जाना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि चुने हुए लोगों को हिंदुस्तान का पूरा फायदा मिले, दलित दलित रहें, पिछड़े लोग पिछड़े रहें, आदिवासी आदिवासी रहें, और जो जात का ढांचा है वो वैसा का वैसा रहे। ये हम दोनों के बीच में लड़ाई है और ये आपको पूरे देश में दिखेगी। वो नफरत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं,
एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं। मणिपुर देखिए, पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में सिविल वॉर जैसा माहौल बना हुआ है, मगर आज तक 1.5 साल हो गया, आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, जा ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पे बीजेपी के लोगों ने आग लगाई। तो ये लड़ाई चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से हम कश्मीर चले। लोग कहते हैं कि राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर चला। नहीं, मैं अकेला नहीं चला था, लाखों लोग हमारे साथ कन्याकुमारी से कश्मीर चले थे। महाराष्ट्र में, केरल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर प्रदेश के लोग चले थे। और एक लक्ष्य था, जो एक लाइन में हमने कह दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी। हमें नफरत की राजनीति नहीं चाहिए, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत की राजनीति चाहिए, मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहिए। हम भाईचारा देखना चाहते हैं, हम एक दूसरे की इज्जत करना चाहते हैं। यह फर्क है। आप देखिए, देश के कोने कोने में ये लोग नफरत फैलाते हैं, और ये नई चीज नहीं है, ये सदियों से कर रहे हैं। और ये विचारधारा की लड़ाई भी पुरानी है। आज ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में है। इससे पहले यही लड़ाई फूले जी ने लड़ी, यही लड़ाई शिवाजी महाराज ने लड़ी। विचारधारा उनकी और हमारी मिलती है। उनकी विचारधारा में और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में कोई फर्क नहीं। चाहे वो अंबेडकर जी हों, शाहू जी महाराज हों, शिवाजी महाराज हों, फूले जी हों, अगर आप उनको पढ़ें, उनके आइडियाज को देखें, समझें, तो आपको पता लगेगा कि फूले जी के आइडियाज, अंबेडकर जी के आइडियाज, शिवाजी महाराज के आइडियाज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज है। और चुनाव में हमने साफ कह दिया कि लड़ाई विचारधारा की है। बीजेपी के लोग हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। सीधी सी बात है, आप देख लीजिए, जहां भी ये अपने लोग डाल सकते हैं, वहां ये अपने लोग डाल देते हैं। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस हो, लीगल सिस्टम हो, ब्यूरोक्रेसी हो, ये मेरिट नहीं देखते हैं। आज हिंदुस्तान में इनकी आंखों में एक ही तरीका का मेरिट है। अगर आप आरएसएस के हो तो मेरिट है, अगर आरएसएस के नहीं हो तो आपके लिए इन संस्थाओं में कोई जगह नहीं। और हर रोज ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण करते रहते हैं, कोई ना कोई नया तरीका ये निकालते रहते हैं। हमने जाति जनगणना की बात की। हमने कहा कि देखिए, देश में पता लगाना है कि किसकी कितनी आबादी है और किसका कितना हक बनता है। मैंने कुछ गलत बोला? सही बोला ना? कि ये पता लगाना है, अलग अलग वर्ग के लोग हैं, ये कितने हैं, इनकी आबादी कितनी है और इनका हक क्या है और कौन सी संस्थाओं में इनके लोग हैं। एक प्रकार से हम स्नैपशॉट लेना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में आज क्या हालात हैं। बीजेपी के लोग एकदम कहते हैं नहीं। हमने दबाव डाला, न्याय यात्रा की
और पहले ये सारे के सारे लोग कहते थे कि जाति जनगणना के हम खिलाफ हैं। आरएसएस के लोग कहते थे, बीजेपी के लोग कहते थे, इनके नेताओं के बयान हर रोज आते थे कि जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। हमने दबाव डाला और कुछ दिन पहले कंफ्यूजन में आरएसएस कहती है कि हां, जाति जनगणना जरूरी है। अगर आप आज कह रहे हो कि जाति जनगणना जरूरी है, तो पिछले 6 महीने में आप क्या कह रहे थे? मैं आपको बता रहा हूं, पार्लियामेंट में हमने कहा है, पार्लियामेंट के फ्लोर में, लोकसभा में मैंने कहा है, कुछ भी हो जाए जाति जनगणना करवाएगी कांग्रेस पार्टी, करवाएगी, हमारा गठबंधन करवाएगा। क्योंकि हम जानना चाहते हैं, हम देश की सच्चाई समझना चाहते हैं। इस देश के धन का फायदा किसको हो रहा है, कौन से वर्ग को हो रहा है, किसको नहीं हो रहा है, यह हम जानना चाहते हैं और यह हम काम करवा के दिखाएंगे। भाइयों और बहनों, आज हमने कदम जी की मूर्ति का उद्घाटन किया और जब मैं वहां था, मैं सोच रहा था कि कदम जी ने 60 साल आपके साथ काम किया, ट्रांसपेरेंसी के साथ, मोहब्बत के साथ उन्होंने काम किया, ईमानदारी के साथ उन्होंने काम किया। 60 साल में उन्होंने आपसे कभी माफी नहीं मांगी। क्यों नहीं मांगी? क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी। यह सच्चाई है। माफी वही मांगता है जो गलत काम करता है। जिसने गलती ही नहीं की, उसको माफी किस चीज की मांगनी है? यहां कुछ ही दिन पहले शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई गई और मैंने अखबार में पढ़ा कि प्रधानमंत्री ने कहा, मैं शिवाजी महाराज से माफी मांगता हूं। अब मैं ये समझना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने किस कारण माफी मांगी? अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि ये जो मूर्ति थी, इसका कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के एक व्यक्ति को दी गई। पहला कारण यह हो सकता है। शायद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, मैंने गलती की, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के व्यक्ति को नहीं देनी थी, ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट मेरिट पे देना था। शायद वो गलती हो सकती है। दूसरी गलती हो सकती है कि मूर्ति के बनने में भ्रष्टाचार हुआ, चोरी हुई। शायद प्रधानमंत्री इसके लिए माफी मांग रहे हैं कि मैंने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया उसने भ्रष्टाचार किया, महाराष्ट्र के लोगों से चोरी की। यह कारण हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कि आपने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई, उनकी याद में आपने मूर्ति बनाई और आपने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि वो मूर्ति खड़ी रहे। मैं आपको गारंटी देता हूं, कदम जी की जो मूर्ति बनी है ना, आप यहां 50, 60, 70 साल बाद आ जाइए, यहां आपको दिखेगी। और शायद सबसे बड़े महापुरुष शिवाजी महाराज जी की मूर्ति बनती है और कुछ ही दिनों में भ्रष्टाचार के कारण, गलत व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट देने के कारण वो मूर्ति गिर जाती है।
शिवाजी महाराज का अपमान किया है और प्रधानमंत्री को सिर्फ शिवाजी महाराज से माफी नहीं मांगनी चाहिए। अगर माफी मांग रहे हैं तो महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी को यह भी समझाना चाहिए कि आप सिर्फ 2 लोगों की सरकार क्यों चलाते हो। जहां भी हम देखते हैं बड़े से बड़े कॉन्ट्रैक्ट अदानी और अंबानी जी को मिलते हैं। मैंने पार्लियामेंट में भाषण दिया। पार्लियामेंट में किसी का नाम लिया जा सकता है, मगर पहली बार मुझे कहा गया कि पार्लियामेंट हाउस में अपने भाषण में मैं अदानी और अंबानी का नाम नहीं ले सकता हूं। तो फिर मैंने कहा ठीक है भैया, आप चाहते हो कि मैं ना लूं, मुझे कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। अगर अंबानी अदानी नहीं चाहते हैं तो मैं कुछ और कह देता हूं। तो मैंने उनका नया नाम बनाया है A1 और A2। पूरा का पूरा काम A1 और A2 का हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए माफी किसी से नहीं मांगी। काले कानून आए, किसानों से उनका हक छीनने वाले कानून, 700 किसान शहीद हुए। हमने पार्लियामेंट में कहा कि 2 मिनट इनके लिए मौन रखा जाए। हमें कहा जाता है नहीं, ये शहीद नहीं है। दो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान के सारे स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को खत्म कर दिया। जो लोग इस देश को रोजगार देते हैं उनको नोटबंदी से, गलत जीएसटी से आपने खत्म कर दिया। अरबपतियों का रास्ता खोलने के लिए उनसे भी आप माफी मांगिए, नोटबंदी की माफी मांगिए, गलत जीएसटी की माफी मांगिए। और नतीजा क्या है कि आज अगर युवा रोजगार चाहता है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में कहीं भी अगर रोजगार चाहता है, उसे रोजगार नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि जो कंपनियां उसे रोजगार देती थी, जो छोटी कंपनी थी, मिडिल साइज कंपनी थी, वो सब बंद हो गई, खत्म हो गई। भाइयों और बहनों, अंबानी और अदानी इस देश को रोजगार नहीं दे सकते हैं। रोजगार कौन दे सकता है? रोजगार छोटे बिजनेस वाले दे सकते हैं, रोजगार मीडियम साइज बिजनेस वाले दे सकते हैं, जो छोटी फैक्ट्रियां चलाते हैं, मिडिल साइज फैक्ट्रियां चलाते हैं, जो चीजें बनाते हैं, ये लोग दे सकते हैं। आज हिंदुस्तान में नया मॉडल है, चाइना का माल आता है, वही 10-12 अरबपति उस माल को बेचते हैं। आप मोबाइल फोन के पीछे देख लीजिए मेड इन चाइना, शर्ट के पीछे देख लीजिए मेड इन बांग्लादेश, जूते के नीचे देखिए मेड इन वियतनाम, मेड इन महाराष्ट्र, मेड इन इंडिया, आपको कहीं नहीं दिख सकता। और ये सारा का सारा माल ये अरबपति बेचते हैं। नुकसान किसका होता है? हिंदुस्तान के युवाओं का होता है। हिंदुस्तान के जो छोटे बिजनेस हैं, मिडिल साइज बिजनेस हैं, जो चाइना का मुकाबला कर सकते हैं, उनका होता है। फायदा किसका होता है? नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग होती है, अदानी और अंबानी जी का फायदा होता है। और दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का उसमें 20-25 लोग हैं, और दूसरा मजदूरों का, किसानों का, बेरोजगार युवाओं का। भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपए 16 लाख करोड़ रुपए
नरेंद्र मोदी जी ने इन 20-25 लोगों का कर्जा माफ किया है। किसानों का आज तक कर्जा माफ नहीं किया है। हमने 70,000 करोड़ रुपए किया था जब हमारी सरकार थी। आप सोचो, 70,000 करोड़ रुपए से हिंदुस्तान के सारे किसानों का कर्जा माफ किया था। इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए 22-25 लोगों को दिया है। यह हमारी लड़ाई है। हम चाहते हैं कि एक हिंदुस्तान हो। अगर बैंक के दरवाजे अरबपतियों के लिए खुले हैं तो बैंक के दरवाजे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए खुले होने चाहिए। अगर उनका 16 लाख करोड़ रुपए माफ हो रहा है तो फिर गरीबों का भी 16 लाख करोड़ रुपए माफ होना चाहिए। और अगर गरीबों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ नहीं हो रहा है तो फिर उनका नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ न्याय की बात कर रहे हैं। और यही लड़ाई महाराष्ट्र में है। आप यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, यहां बेरोजगारी देखिए। थैंक यू। बेरोजगारी देखिए, हर एरिया में आपको भ्रष्टाचार दिखेगा। जहां भी आप देखोगे सड़क बनती है, भ्रष्टाचार, सरकारी भ्रष्टाचार से बनी है, सरकारी चोरी करके बनी है, सरकारी एमएलएस को पैसा बन के दे के बनी है। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये आपकी सरकार थी। इसको तोड़कर चोरी करके ले गए ये लोग। तो जहां भी आप देखोगे आपको भ्रष्टाचार मिलेगा। बाहर के लोग यहां आकर आपके कॉन्ट्रैक्ट ले जाते हैं, दूसरे स्टेट के लोग यहां आकर आपसे कॉन्ट्रैक्ट छीन जाते हैं। यह हम बदलना चाहते हैं। और मैं जानता हूं कि आप सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, मोहब्बत की दुकान वाले कार्यकर्ता, बब्बर शेर, मैं जानता हूं कि यहां पे आप महाराष्ट्र की सरकार लाने जा रहे हो। अपना खून पसीना देकर महाराष्ट्र की जनता की सरकार, किसानों की सरकार, बेरोजगार युवाओं की, मजदूरों की सरकार, हर वर्ग की सरकार आप लाने जा रहे हो। जहां भी आपको मेरी जरूरत होगी मैं आ जाऊंगा। आपको सिर्फ ऑर्डर देना है कि राहुल आपको यहां आना है, यहां आना है, यहां आना है, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अंत में मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप यहां आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा या आज़ादी के बाद का कांग्रेस का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान, इसका वर्णन किया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और भारत को समझने की बड़ी ईमानदार कोशिश उन्होंने इससे की है। इसके बाद मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे जी को। मैं अनुरोध करती हूँ कि वे सभा को संबोधित करें। इस देश की संसद में अपनी गरिमामय उपस्थिति से माहौल को सबसे ज़्यादा धरती पर लाने वाले व्यक्ति मल्लिकार्जुन खड़गे जी। इस मंच पर बैठे हुए अपोजिशन पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राहुल गांधी जी, सीनियर लीडर वरिष्ठ नेता श्री शरद पवार जी, रमेश चेन्निताना जी, नाना पटोले जी, सुशील कुमार सिंधे जी, पृथ्वीराज चौहान जी, बाळा साहेब थोरात जी, विजय वडेट्टीवार जी, बसून घ्या, सतेज बंटी पाटील 5 मिनिटं आहेत, बसून घ्या, विशाल पाटिल जी, सर्वांना विनंती बसून घ्या, और मंच पर बैठे हुए सारे नेतागण,
और यहाँ पर पधारे हुए भाइयों बहनों, मेरे किसान भाइयों, माताओं, युवा लीडर्स और मीडिया के मेरे दोस्तों, मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तो हमारे सभी नेता आपके सामने अपनी बात रखी है। मैं महाराष्ट्र के लोगों को और महाराष्ट्र के विचारधारा को पहले से ही समझता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू जी महाराज की ये धरती है, इस धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। लोकमान्य तिलक, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसी कई विचारधाराओं के और समाज सुधारकों ने इस विचारधारा को जो फैलाया है वो सिर्फ महाराष्ट्र वालों ने किया है। इस धरती के सपूत और कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व उप प्रधानमंत्री वाई.बी. चौहान, वसंत दादा पाटिल समेत सभी प्रमुख नेताओं को यहाँ पर मैं नमन करता हूँ और उन्होंने जो योगदान दिया है उससे ये महाराष्ट्र बन चुका है। थोड़ी देर पहले हमने डॉक्टर पतंगराव कदम जी की मूर्ति का लोकार्पण किया और उनकी याद में बना हुआ संग्रहालय के भी हमने लोगों को समर्पित किया। पतंगराव जी शून्य से शिखर तक पहुंचे। उनका जीवन एक साधारण शिक्षक की सफलता की कहानी है। ये आम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। एक गरीब किसान परिवार में पैदा होकर मेहनत और विजन के बूते उन्होंने शानदार काम शिक्षण क्षेत्र में किया और इस भाग के लोगों को उन्होंने अपना योगदान दिया। सांगली से दिल्ली तक ये शिक्षण क्षेत्र फैला हुआ है, हर क्षेत्र में है। केजी से लेकर यूजी तक और सभी लोग इस संस्था को इतना प्रेम करते हैं कि खासकर किसान लोग यहाँ पर जो शिक्षण लेते हैं, उनके बच्चे शिक्षण लेते हैं, उसको बहुत याद करते हैं। और उनके सुपुत्र विश्वजीत कदम भी उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं। उन्होंने उस संस्था को संभाला है, आगे लेके चल रहे हैं और हमारे पार्टी के ओर से वो जो बार बार चुन के आ रहे हैं, ये उनका पिताजी का आशीर्वाद है और शिक्षण संस्था में उन्होंने जो काम किया उसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। तो भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूँ, विश्वजीत कदम जी यंग है, एनर्जेटिक है और उन्होंने अपने असेंबली क्षेत्र में मैं सुना 1,40,000 से उन्होंने जीता है। यानी करीब जो मोदी पार्लियामेंट में जीता है उतने ही वोटों से उन्होंने असेंबली में जीता है। मोदी पार्लियामेंट में उन्होंने जीता 1,70,000 से, लेकिन इन्होंने एक ही असेंबली में
1,40,000 वोटों से जीता। ये बहुत बड़ी बात है, ये आपकी देन है और आपका आशीर्वाद है। अगर आपका आशीर्वाद नहीं होता तो कोई भी पॉलिटिक्स में, कोई भी इस क्षेत्र में यशस्वी नहीं बनता। तो इसीलिए जो पतंगराव जी ने 1964 में अपनी संस्था शुरू की, वो संस्था बहुत अच्छी चल रही। मैं अभी शरद पवार जी से बात किया, वो बोले, मैंने पूछा कब उन्होंने ये संस्था शुरू की, तब पवार जी बोले हम सब एक ही दफा शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ की और बड़े बड़े हमने इस क्षेत्र में कामयाबी की है। पतंगराव शुगर फैक्ट्री बनाए, पतंगराव डीसीसी कोऑपरेटिव बैंक्स में भी उनका अच्छा योगदान है। हर ये जो भारतीय विद्यापीठ स्थापित किए, आज दिल्ली में भी ये चमक रही है। इसीलिए उन्होंने मिनिस्टर बन के इरिगेशन में काम किया, सिंचाई में, कोऑपरेशन में काम किया, ग्रामीण विकास में, इंडस्ट्री में, हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी योगदान दी है। और उनका जो आज पुतला देखा मैं, वो पुतला ऐसा पुतला नहीं जो मोदी ने उद्घाटन किया वो गिर गया। शिवाजी महाराज हम सबके चाहते हैं और इस देश को सेवा करने में, लड़ने में, देश के लोगों को मजबूत करने में जो शिवाजी महाराज काम किए, उनका पुतला मोदी का हाथ लगते ही गिर गया। वो एक ही नहीं गिर गया, कहां फूल का उद्घाटन किए, अहमदाबाद में वो फूल गिर गया। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किए, वो सब टपक रहा है। सुने नहीं आप? टपक रहा है। तो जहां पर भी वो गए हैं, चुनाव के दृष्टि से गड़बड़ी में सब कुछ बना लेना, उद्घाटन करना और उसके बाद 6 महीने में, 8 महीने में वो बिल्डिंग सब गिर रहे हैं। तो ये मोदी जी वोटों के लिए ये काम करते हैं। ये अच्छा रहो, बिल्डिंग अच्छी रहे, इसके बारे में मालूमात नहीं लेते। अरे उनके पास सब चीजें तैयार रहती है। प्राइम मिनिस्टर जब आता है उद्घाटन करने के लिए, यहाँ के अधिकारीगण, यहाँ की सरकार, सब लोग देख रेख करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ इसमें कोई कमी है तो गड़बड़ी हुई। जो एक तो जिस आर्किटेक्चर ने बनाया, उन्होंने ये मूर्ति बनाई क्योंकि उनको कहा गया मोदी जी भाई आ रहे हैं, जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी में शिवाजी का पुतला गिर गया और महाराष्ट्र का जो नाम था आज सारे देश में बदनाम हुआ। आज जो पतंगराव की मूर्ति ठहरी है वो इसी महाराष्ट्र के आदमी ने, सुतार ने बनाया है। सुतार मैं समझता हूं चलगांव के हैं, इधर के ही है, मराठवाड़ा के। उन्होंने बनाया, एक मूर्ति नहीं, पार्लियामेंट में जितने मूर्तियां आज ठहरे हुए हैं वो सभी मूर्ति महाराष्ट्र के एक कर्ता धर्ता ने, सुतार ने बनाया है। मजबूत है, 50 साल से 60 साल से मूर्तियां हैं। लेकिन यहाँ आरएसएस के लोग जोश में आकर बनाए, लेकिन ठीक नहीं बनने की वजह से आज पूरा
महाराष्ट्र का अपमान और देश का भी अपमान हो रहा है। भाइयों, मैं और एक बात आपको बनाना चाहता हूं। एजुकेशन में आरएसएस अपना हाथ फैला रही है, सिलेबस चेंज कर रही है और संविधान को भी हटाना चाहती है। संविधान को हम हटाना नहीं चाहिए, उसका हम संविधान को मजबूत रखने के लिए हम काम करेंगे। राहुल गांधी जी ने तो बीड़ा उठाया, संविधान को हम बचाएंगे, संविधान की रक्षा करेंगे, ये कहकर उन्होंने सारे देश में दौरा किया और संविधान को बचाने के लिए उन्होंने जो काम किया, आज गठबंधन की मेजॉरिटी नजदीक आ गई। अगर 20 सीट हमको मिलते तो मोदी सरकार आपको दिखती नहीं थी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, आपके हाथ में है संविधान को बचाना, संविधान को निकालना, ये आपके हाथ में है। मोदी और आरएसएस ये तो इसको निकालना चाहते हैं संविधान को, बाबा साहब अंबेडकर बनाया हुआ संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं, इससे पहले भी जब संविधान बना तब दिल्ली में, नागपुर में इन्होंने ये कहा कि ये जो भारत का संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने जो बनाया है, वो बाबा साहब नहीं कहते थे, अंबेडकर ने जो बनाया है वो ठीक नहीं है। मनुस्मृति में जो कानून है, जो चीजें विचारधारा है, ये संविधान में नहीं है। इसीलिए इस संविधान को हम नहीं मानते। ये कहा, तुम देखिए, पढ़िए। और मेरे को ताजुब होता है कि महाराष्ट्र की विचारधारा, अरे ये फुले की विचारधारा है या अंबेडकर की विचारधारा है, छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा है, इसको आप भूल रहे हो और उनको पनपने दे रहे हो महाराष्ट्र में बीजेपी के नाम से। और जो सही शिवसेना कौन सी है, परसों इलेक्शन में आप देखे हैं, सही शिवसेना हमारे आघाड़ी के साथ है, सही एनसीपी शरद पवार के साथ है, ये सब सही लोग हमारे साथ है, नकली लोग उधर है। इसीलिए आपको सोच समझ के इस पार्लियामेंट, इस असेंबली इलेक्शन में आप पूरा महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को मदद करना चाहिए, उसको लाना चाहिए, तभी देश की सुरक्षा हो सकती है। हम हमारे लिए नहीं कर रहे, ये देश के संविधान को बचाने के लिए, आप सबके हकूक को बचाने के लिए। बहुत लोग नहीं जानते, क्या यहाँ के बहुत से लोग आजादी के पहले वोटर थे? मुझे जवाब दो, आप वोटर थे आजादी के पहले? क्या 18 साल के बच्चे वोटर थे? मुझे बताओ। 21 साल वाले थे, वो भी वोटर थे? नहीं। जब संविधान आया, बाबा साहब अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लोग मिलकर तुमको आजाद वोटिंग दिलाई। स्त्री को, पुरुष को, नौजवानों को, सबको अगर वोटिंग का अधिकार मिला, ये कांग्रेस के वजह से मिला और ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान, नेहरू जी की सोच, इसके वजह से मिला। कम से कम ये तो सोच लीजिए। लेकिन आज जो लोग संविधान को विरोध किए, उनके हाथ में सत्ता आपने सौंपी है। यह काम किसने किया? ये मोदी ने किया। तोड़ फोड़ का काम कौन कर सकते हैं सिवाय मोदी के? सबको तोड़ने का।
महाराष्ट्र में तोड़े, इससे पहले कर्नाटक तोड़े, गोवा तोड़े, मणिपुर तोड़े, सब जगह तोड़ दिए। लेकिन लोग आज मजबूत है। पुरोगामी विचारधारा को आप सपोर्ट करो। अगर पुरोगामी विचारधारा को सपोर्ट नहीं करेंगे, तुम्हारा शिक्षण संस्था नहीं रहेंगे, शुगर फैक्ट्री नहीं रहेंगे, कोऑपरेटिव फैक्ट्री नहीं रहेंगे। शाह ने कोऑपरेटिव मंत्री बन गया। इस देश में मैं पहले कई बार कहता था कि जो होम मिनिस्टर रहता है वो कभी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट नहीं लिया। सुशील कुमार सिंधे यहाँ बैठे हैं, वो होम मिनिस्टर थे, क्या उनके साथ ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट था? इससे पहले अनेक लोग थे, कोई भी नहीं लिया। इन्होंने इसलिए लिया कि शुगर फैक्ट्रियों के तोड़ना, शुगर फैक्ट्रियों के लोगों को दबाना और डीसीसी बैंक को दबाना, और जो नोटबंदी हुई उस नोटबंदी के काले पैसे सफेद करने के लिए ये कोऑपरेटिव बैंकों का उपयोग किया गया। ये असल है। चोरी का माल वहां पर छिपाने के लिए ये लिया गया। और वही लोग बोलते हैं, ऐसे लोगों से आप दूर रहना चाहिए। और शिक्षण सबसे बड़ा मुद्दा है देश के लिए। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमेशा ये कहा, शिक्षित बनो, एजुकेट देन ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। शिक्षण लो, संगठन बनाओ और अन्याय के विरुद्ध तुम लड़ो। ये उनका संदेश था। ये आज भी महाराष्ट्र के इस भाग के लोगों का यही संदेश है। हर बच्चे को पढ़ा रहे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पैरामेडिकल, सब चीज़ें यहाँ पर कोल्हापुर हो और हमारे सांगली हो, सातारा हो या अपने पुणे हो, बारामती हो, ये सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए आगे बढ़े हैं। तो इसलिए आप लोग हमारे सारे साथी इसको याद रखिए। और मैं फुले की एक बात आपके सामने रखूंगा। साथियों, आज तो शिक्षक दिवस है, मनाया जाता है। इस मौके पर मैं महात्मा ज्योतिबा फुले की पंक्ति को याद करता हूं। विद्ये विना मती गेली। काय गेला? मती बोले तो क्या है मालूम? विद्ये विना मती गेली, मती विना नीति गेली, नीति विना गति गेली और गति विना वित्त गेले, वित्त विना सूत्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले। यानी जिसके पास विद्या नहीं है वो कुछ भी काम का नहीं है। और विद्या ये शूद्रों को नहीं मिला आसानी से। ये संविधान आने के बाद सब शूद्रों ने स्कूल खोला, कॉलेज खोला, इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, मेडिकल कॉलेज। इसका तो याद रखिए। अरे जो लोग तुम्हारे को नजदीक आने नहीं देते थे, पढ़ने नहीं देते थे, पढ़ना है तो मनुस्मृति को लेकर वही पढ़ते थे, दूसरे कोई नहीं पढ़ते थे। लेकिन हमको याद नहीं है। अरे हम स्कूल के बाहर बैठते थे, आपको याद नहीं है। आप अंदर अभी आ गए तो आपको नजदीक नहीं बिठाते थे, वो भी आपको याद। फिर क्या याद रखेंगे आप? ऐसा ही राज इस देश में आरएसएस और बीजेपी लाना चाहती है। ऐसे ही राज, ऐसे ही शिक्षा, मनु की शिक्षा विचारधारा को
ये शिक्षण क्षेत्र में लाना चाहते हैं। इसके लिए आप मजबूत बनना है, इसके लिए डेमोक्रेसी को आप टिकाना है। अगर डेमोक्रेसी को आप टिकाएंगे नहीं तो समझिए कि हमको बुरे दिन आने वाले हैं। भाइयों, ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये दिल से कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग पिछले का याद नहीं रखेंगे। जो हमारे लिए लड़े हैं, आज़ादी के लिए लड़े हैं, इनके लिए हमको याद रखना है। और आज़ादी आने के बाद जो आज मेवा खाते बैठे हैं, उनको आप कहना चाहिए, भाइयों बस मेहनत करा मुर्गा, अंडा खाया फकीर, ऐसा होता है, तुम्हारा बस करो। मेहनत तो अपने लोग किए, कांग्रेस के लोग किए, और जो लोग लड़ते हैं वो किसी को डरते नहीं। अब राहुल गांधी जी ने हमेशा अपनी बात रखने में कभी डरे नहीं और डरेंगे भी नहीं। और पार्लियामेंट में जब उन्होंने बात शुरू की अपोजिशन पार्टी के नेता के रूप में, तब सब कुछ उन्होंने बताया, सब भगवान के साथ। उन्होंने बोला शंकर जी कैसे हैं, क्या बोलते हैं, किस विचारधारा के, गुरु नानक कैसे हैं, और पैगंबर कैसे हैं। हर नेताओं के, हर जो धर्म के मुखिया हैं, उनके फोटो देखकर सब लोग परेशान हो गए। ये मोदी कभी अपेक्षा नहीं किए थे। मोदी जी हमेशा सिर्फ अपने विचारों से चलते हैं। कैसा दबाना, ईडी में कैसा दबाना, सीबीआई लेकर कैसा दबाना, विजिलेंस को लेकर कैसा करना, ये काम मोदी करते हैं। मैं एक बार पेपर में देखा कि मुझे मालूम नहीं, शाह और मोदी को क्या प्रेम हमारे शरद पवार जी के ऊपर आया मालूम नहीं। एकदम उन्होंने उनको भी पूछा नहीं, सीधा उन्होंने झट प्लस सिक्योरिटी का अनाउंस कर दिया। अरे जब जरूरत थी उस वक्त तुमने नहीं दिया, अब तो लोग उनका संरक्षण करने के लिए तैयार है, अब झट सिक्योरिटी तुम्हारी चाहिए नहीं, तुम्हारा झट सिक्योरिटी तुम रख लो। वही शरद पवार जी ने कहा, अब जरूरी नहीं, मैं लेने वाला नहीं। तो ये अपने लिए कुछ ना कुछ करने के लिए दूसरों को कुछ उनको भी हमने दिया, क्योंकि वो डर रहे हैं। जब आदमी डरता है तो उनको सिक्योरिटी की बहुत जरूरत होती है। अब आपको मालूम है, बहुत घमंड के साथ हमेशा मोदी जी फिरते थे, बोलते थे एक अकेला मोदी सबको भारी। सुना नहीं है? नहीं सुने? अरे क्या भाई, इतने लोग बैठे, मोदी का पार्लियामेंट में जो कहा वो नहीं सुने आपने? एक अकेला सब पे भारी मोदी, उन्होंने खुद ही बोलते थे, अब बोल रहे हैं। ये शक्ति आपकी है, आपके शक्ति के वजह से आज हम मजबूत अलायंस बनाकर पार्टी एक संगठन करके हमने बनाया है। तो इसीलिए आप लोगों का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और खास करके महाराष्ट्र में हमारी आघाडी बहुत मजबूत है। आमची आघाडी फार मजबूत आहे, त्याला कोणी हलवणार नाही। आम्ही टक्कर द्यायला तयार आहोत, आणि तिन्ही पार्टी मिळून जे काम आज करत आहोत, आणि राहुल गांधीजींनी
जे सगळ्यांना एक मंत्र दिले की डरो मत, कोणी भ्यायचं नाही. तुम्ही भीला, डर गए तो मर गए, उठेंगेच नाही. त्यासाठी तुम्ही एक होऊन ह्या इलेक्शनमध्ये जसं तुम्ही पार्लमेंट इलेक्शनमध्ये एक होऊन आम्हाला सगळ्यात जास्ती सीट दिला आघाडीला, त्याचप्रमाणे आघाडीची सरकार आणा आणि महाराष्ट्रात सुख संपत सगळं येते. ते सगळे भांडून आलेत, त्यांच्याकडे काही नाही आणि सगळे नकली पार्टी आहेत. आता BJP हे करू लागला प्रयत्न कसा तोडाव, कसा पैसे देऊन वोट घ्यावं. मला वाटतं एक स्कीम काहीतरी त्यांनी काढलंय असं सांगितलंय. कोणतं स्कीम ते? बहीण, हा, अरे 2000 रुपये पैसे देऊन ते एक योजना काढली ना त्यांनी, सगळ्या स्त्रियांना देणं आणि त्या पैसा दिल्यामुळं ते महिला त्यांना वोट देतील, स्त्रिया त्यांना वोट देतील. ह्या समजुतीनं ते लोक पैसे द्यायला सुरू केले. अहो तुमचं 2000 रुपये बघता, 2000साठी तुमचं स्वाभिमान विकता, महाराष्ट्राचा स्वाभिमान गिरवी ठेवता, मोदीकडे गिरवी ठेवता तुम्ही. 2000साठी 1000साठी मोदीला तुम्ही गिरवी ठेवता महाराष्ट्रात. त्यासाठी पैसेला ठोकर मारा आणि एक होऊन हे महाराष्ट्र विकास आघाडीला निवडून आणा. आमची सरकार येईल, तुम्हाला जे पाहिजे ते आम्ही करून देऊ. आणि महाराष्ट्र जे उभे आहे यांच्यामुळे उभं राहिलं नाही. ते याच्या पाठीमागे मी सांगितलो, चव्हाण होते, दादा होते, शरद पवार केले, पतंगराव केले, अनेक लोक, शिंदे केले, किती लोकांचं नाव घेऊ. अरे ह्यांनी तयार केलेला माल मसाला आणि ते आता हे क्लेम करू लागले. यांच्या हातून काही होणार नाही. काही करेल तर आम्हीच करू. आणि आमच्यामुळं देशात अगोदरपासून शेतकरीकडे आम्ही लक्ष दिलं आणि शुगर फॅक्टरीज आणि सामान्य जनताला शिक्षण देण्याचं काम हे सगळं आम्ही केलंय. म्हणून ते आम्ही धैर्याने सांगू शकतो. तुम्ही काय केलं सांगा. फोडणं आणि तोडणं, दुसरं काही काम नाही. त्यासाठी जास्त मी न सांगता एवढंच सांगतो. आणि आता इलेक्शन येऊ लागलेत. हरियाणामध्ये इलेक्शन आहेत आणि जम्मू काश्मीरमध्ये आहेत, महाराष्ट्रामध्ये आहे, त्याच्यानंतर झारखंडमध्ये आहे. हे सगळे इलेक्शनमध्ये आम्ही जिंकतो. जिंकल्यानंतर महाराष्ट्र अगर जिंकलं, सारा देश जिंकेल. महाराष्ट्र जर जिंकेल, सारा देश जिंकेल. आणि मोदीची सरकार थोड्याच वेळात जाईल. इथली सरकार BJPचं तर खतमच होईल, पण मोदी सुद्धा टकमगून तो सुद्धा जाईल. एवढंच विनंती तुमचं करतो. तुम्ही सगळे लोक एक होऊन आम्हाला पाठिंबा द्या, सहकार द्या आणि तुमच्या आशीर्वादानं आम्ही चांगली सरकार महाराष्ट्रात बनवू. नमस्कार. जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र. काय झालं? सांगली जिल्ह्याच्या बहुजन समाजाच्या वतीनं राहुल गांधी यांना गोंगडा आणि काठी आणि खरगे साहेबांना ढोल देऊन या ठिकाणी त्यांचं स्वागत करण्यात येत आहे. यानंतर कार्यक्रमाचं आभार प्रदर्शन खासदार पाटील सर करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांच्या जन्मभूमी, वसंतदादांची कर्मभूमी
आणि स्वर्गीय डॉक्टर पतंगराव कदम साहेबांच्या कर्तृत्वाने पावन झालेल्या या कडेगाव तालुक्यात खास करून कदम साहेबांच्या लोकतीर्थ या स्मारकाच्या लोकार्पण सोहळ्यासाठी आवर्जून उपस्थित राहिलेले देशाचे काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष राज्यसभेचे विरोधी पक्ष नेते माननीय खासदार मल्लिकार्जुन खड़गेजी, माननीय खासदार विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधीजी, माननीय खासदार महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री माननीय शरदचंद्र पवारजी, नानाभाऊ पाटोलेजी, सुशीलकुमार शिंदेजी व मंचावर उपस्थित असलेले कदम साहेबांवर प्रेम करणारे असंख्य नेते या सांगली जिल्ह्यातच नव्हे तर अखंड महाराष्ट्रातनं कदम साहेबांवर प्रेम करणारे इथं उपस्थित असलेले सर्व सामान्य कार्यकर्ते, काँग्रेस पक्षावर महाविकास आघाडीवर प्रेम करणारे कार्यकर्ते, आपल्या सर्वांना आपण ह्या कार्यक्रमात सामील झाला याबद्दल तुमच्या सर्वांचे आभार मानतो। या ठिकाणी तुम्हाला सर्वांच्या वतीनं मी राहुलजींना आणि खडगे साहेबांना आश्वासन देतो, पवार साहेबांना आश्वासन देतो की महाराष्ट्रात तुमच्या सगळ्यांच्या ताकदीनं पुन्हा एकदा काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, महाविकास आघाडीचं सरकार हे महाराष्ट्रात निश्चित आणणार आणि त्यात सिंहाचा वाटा हा काँग्रेस पक्ष डॉक्टर विश्वजित कदम यांच्या नेतृत्वाखाली घेणार। महाराष्ट्रात नव्हे तर सांगलीत 8च्या 8 आमदार हे आपल्या महाविकास आघाडी निवडून येणार। पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना खूप खूप आभार। आला रे आला रे आला रे आला रे सांगलीचा वाघ आला।